वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। अमेरिका के नेशनल पार्क्स काफ़ी बड़े और खूबसूरत हैं। इनका ओर छोर पता लगाना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, पर ये नेशनल पार्क्स जितने खूबसूरत और वृहद हैं, ये उतने ही बदनाम भी हैं। अमेरिका के अलग अलग नेशनल पार्क से हर साल सैकड़ों लोग लापता हो जाते हैं और ये वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। साल 2018 से 2023 फरवरी के बीच यहाँ 1018 लोग लापता हो चुके हैं और इनमें से कईयों की मौत भी हो चुकी है। इस तरह की मौतों और गुमशुदगी के कई कारण हैं। कई बार हाइकिंग और ट्रैकिंग के वक्त लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और वो इस हालत में ही नहीं होते कि वो अपनी मदद के लिए रेंजर्स को बुला सकें। पर अमेरिका के इन विशालकाय नेशनल पार्क्स में ऐसे सैकड़ों हादसे भी हुए हैं जहां लोग बस लापता हो गए। इस तरह के हादसों में गायब हुए लोगों का कभी कुछ पता नहीं चला, ना तो उनकी लाश मिली और ना ही साथ लिया हुआ सामान। यहां आने वाले लोगों को पार्क रेंजर्स का हमेशा ही यही सजेशन होता है कि वो कभी भी पार्क्स में बहुत ज्यादा अंदर ना जाएं। उनका कहना होता है कि लोगों को किसी भी रेंजर आउटपोस्ट से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर जरूर होना चाहिए। उनके ऐसा कहने का सबसे बड़ा कारण तो है यहाँ पाए जाने वाले खतरनाक जानवर, जैसे कि माउंटेन लायंस, जिन्हें आम भाषा में पूमा भी कहा जाता है, या फिर एल्क्स और मूस, और इन सबसे खतरनाक काले और भूरे भालू, जो कि नेशनल पार्क्स में होने वाले ज्यादातर हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। इन भालुओं के लिए अमेरिका में एक कहावत है, When it's black, fight back. When it's brown, lay down. And when it's white, good night. इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा सामना काले भालू से हो जाए तो तुम उससे लड़ सकते हो। अगर वो भूरा भालू है तो सांस रोककर जमीन पर लेट जाओ, पर अगर वो सफेद है तो गुड नाइट, यानी एक कभी ना टूटने वाली नींद में जाने के लिए तैयार हो जाओ। खैर, पार्क रेंजर्स के मुताबिक नेशनल पार्क्स में जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ठीक से कुछ कहना मुश्किल है, और हम आज ऐसे ही 3 इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। रॉजर कहते हैं, मैं मिनेसोटा से हूं। मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर हूं और मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल लॉ एनफोर्समेंट, फॉरेस्ट रेंजर और ऐसे ही कई कामों में लगाए हैं। मैं पिछले कई महीनों से यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई फॉरेस्ट रेंजर की स्टोरी सुन चुका हूं, और मुझे अच्छा लगता है जब यूट्यूबर्स मेरे जैसे आम लोगों के अनुभवों को सीरियसली लेते हैं। मेरे पास भी एक कहानी है जो शायद लोगों को पसंद आएगी। ये मेरी एक बुरी याद है जो मैं डिनर टेबल पर अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि लोग इसे सुने। अपने करियर का एक लंबा समय मैंने वॉयजर्स नेशनल पार्क में सर्व किया है, जो कि कनेडियन बॉर्डर के पास ही है। ये पार्क बीच में पड़ने वाली एक झील की वजह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और शायद यही कारण है कि यहां मछली पकड़ने और कायाकिंग करने कई लोग आते हैं। इस लेक के बीच में कई छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने हुए हैं
जहां लोग बड़े मजे से कैंपिंग भी करते हैं। लोग यहां शहर की भाग दौड़ से खुद को अलग करने आते हैं। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि आपके पास एक छोटा सा आइलैंड हो, जहां आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहें और खुद को कुछ घंटों या दिनों के लिए ही सही शहर के शोर से अलग कर सकें। एक दोपहर मेरे पास चीफ रेंजर का कॉल आया। वो मुझसे एक छोटा सा फेवर चाहते थे। उन्होंने ये कॉल इंटरनेशनल फॉल्स पुलिस डिपार्टमेंट यानी IFPD से किया था। इंटरनेशनल फॉल्स यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पर एक छोटा सा शहर है। ये कॉल एक मिसिंग पर्सन के बारे में था। किसी बूढ़ी औरत का पति अपने दोस्त के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर गया था, पर वो अगली दोपहर तक भी वापस नहीं आया था। उसका पति पार्क के बीच में बनी उस लेक पर मौजूद एक वुल्फ आइलैंड नाम के आइलैंड की तरफ गया था, जहां वो कई बार पहले भी कैंपिंग के लिए जा चुका था। वॉयेजर नेशनल पार्क की रेंजर टीम पानी और जमीन दोनों की ही निगरानी के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड है। ये शायद अमेरिका की अकेली पार्क रेंजर यूनिट है जिसे पानी और जमीन दोनों ही इलाकों में सर्वेलेंस और ट्रैकिंग की बहुत अच्छी समझ है। हमारा ज्यादातर समय तो लेक में फिशिंग और बोटिंग करने आए लोगों पर नजर रखते ही जाता है। हमारा काम ही है ये देखना कि सारी एक्टिविटीज रेगुलेशंस के हिसाब से हो रही हैं या नहीं। हमारे पास इंडिविजुअल कायाक्स और मोटर बोट्स हमेशा तैयार रहती हैं और हम उन्हें ऑपरेट करने में एक्सपर्ट भी हैं। तो मैं कहाँ था? हाँ, चीफ का कॉल मिलते ही मैं ऐश रिवर विजिटर सेंटर पहुंचा, जहां हमारी बोट्स और कायाक्स खड़ी रहती हैं। मैं वोल्फ आइलैंड पर निकलने के लिए अपनी एक बोट प्रिपेयर कर ही रहा था कि मेरे पास चीफ रेंजर का दोबारा फोन आया। IFPD को एक अपडेट मिला था जिसके बारे में वो मुझे भी बताना चाहते थे। चीफ के मुताबिक ये सिर्फ 2 बूढ़े लोगों के मिसिंग होने का केस नहीं था, जो शायद ज्यादा बियर पीकर अपने टेंट में सोते रह गए होंगे। उस बूढ़ी औरत का बेटा भी अपने पिता को ढूंढने निकला हुआ था और वो रेंजर्स के टच में था। उस लड़के ने चीफ को बताया कि उसके पिता के पास गन्स थीं और वो कैंपिंग पर जाने से पहले कुछ बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहे थे। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यह केस अब पार्क रेंजर्स की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलकर एक पुलिस केस बनता जा रहा था। मुझे ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद तो नहीं थी, पर मैं इससे कुछ ज्यादा परेशान भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए भी साजो सामान मौजूद था। मैं पहले पुलिस फोर्स में अच्छा खासा वक्त बिता चुका हूं और मुझे इस तरह के हालात से निपटना अच्छी तरह से आता है, पर फिर भी मेरा दिमाग मुझे कह रहा था कि मुझे चौकन्ना हो जाना चाहिए। वैसे 10 में से 9 बार तो पार्क में होने वाले ज्यादातर इंसिडेंट शांतिपूर्वक ही सुलझा लिए जाते हैं, पर मुझे डर था उस एक बार का। मैंने बोट तैयार की और मैं पश्चिम की तरफ निकल गया, जहां वो वुल्फ आइलैंड था। करीब 20-25 मिनट सेल करने के बाद मुझे वुल्फ आइलैंड दिखाई भी देने लग गया। मैंने अपनी दूरबीन से देखा तो मुझे उस छोटे से आइलैंड के पूर्वी हिस्से में कुछ धुआं सा उठता दिखाई दिया। मैं चाहता तो हॉर्न बजाकर उस बूढ़े कैंपर को अलर्ट कर सकता था और उसे अपनी मौजूदगी के बारे में बता भी सकता था, पर पता नहीं कैसे मेरा दिमाग उस वक्त चला ही नहीं। मैंने अपनी बोट वुल्फ आइलैंड के किनारे के लगभग 20-30 फीट दूर लगाकर जोर से उसका नाम पुकारा। 2-3 बार आवाज लगाने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं बोट को किनारे के और पास ले गया और किनारे पर उतरकर मैंने फिर से आवाज लगाई। मुझे उस कैंप फायर में जलती लकड़ियों और उनमें पक रहे खाने की भी महक आ रही थी, और इसीलिए मुझे पक्का यकीन था कि वहां कोई तो था, पर किसी ने भी अब तक मुझे जवाब नहीं दिया था। मुझे लगा कि शायद वो बूढ़ा यहां से चला गया होगा, पर जैसे जैसे मैं उस कैंप के करीब जाता गया, मेरा शक और हैरानी बढ़ते गए। उस धुएं की दिशा में बढ़ते हुए एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने एक कौवे को पेड़ की डाल से नीचे आते देखा।
वो कौवा जहां बैठा था वहां ढेर सारे और कौवे भी थे, पर उन कौवों के बीच में एक आदमी था जो कि एक फोल्डेबल कुर्सी पर बैठा था। उसका वो भारी भरकम शरीर कुर्सी पर ढलका हुआ था और उसकी गर्दन आगे की ओर झुकी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो उसके सर के पीछे एक बड़ा सा छेद था। एक कौवा उस छेद में अपनी चोंच डालकर उसका दिमाग खा रहा था और जमीन पर बैठे बाकी कौवे उसके सर से गिरे हुए मांस के टुकड़ों को खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये उन दो मिसिंग लोगों में से एक था, पर मुझे दूसरे को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उस कुर्सी के पास ही उस दूसरे आदमी का स्थिर शरीर, या फिर मुझे यह कहना चाहिए कि उसका बचा खुचा शरीर पड़ा था। किसी ने उस गिरे हुए आदमी के पैरों को काट दिया था और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कैंप फायर में डाल दिए गए थे। मुझे दूर से जो खाना पकने की महक आ रही थी वह उन कैंपर्स के लंच की नहीं, बल्कि उस बेचारे आदमी के जलते हुए पैरों की थी। मुझे ये कभी पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ, पर यह कैसे हुआ था शायद हम ये समझ पाए थे। इस आदमी ने अपने दोस्त, या फिर कहने के लिए ही सही, उस दोस्त को कैंपिंग ट्रिप के लिए बुलाया था और इस बारे में उसने किसी से कुछ छुपाया भी नहीं था। इस काम के लिए उसने अपनी हमेशा वाली जगह चुनी थी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो अपने दोस्त को सिर्फ यहां मारने के लिए ही लेकर आया था और इस बारे में उसे या उसके परिवार को कुछ भुगतना ना पड़े, इसीलिए उसने खुद को भी गोली मार ली थी। पर अगर उसने ये सब खुद ही प्लान किया था तो वो अपने दोस्त की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई दूसरा तरीका भी तो निकाल सकता था, जैसे कि उसके टुकड़े करके झील में फेंकना। मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इंसान के शरीर को ठिकाने लगाना उतना आसान भी नहीं होता जितना कई लोगों को लगता है। हमें उस कैंपिंग साइट पर कोई पेट्रोल या केरोसिन नहीं मिला जो बताता था कि अपने दोस्त की लाश को जलाने का उसका कोई प्लान नहीं था। या फिर यह भी हो सकता है कि उसे समझ आ गया था कि अपने दोस्त की लाश को टुकड़े टुकड़े करके जलाने में उसे बहुत ही लंबा वक्त लगने वाला था, इसीलिए पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही उसने खुद को खत्म कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद से ही हमारे पार्क स्टाफ का मूड कुछ खराब हो गया था। वो जैसे थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। इसका एक कारण यह भी था कि इस पार्क में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था और मेरे पूरे करियर में दोबारा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। मैं अक्सर सोचता हूं कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उसने अपने दोस्त को इतनी वहशी तरीके से मारा। पर उस कैंप में देखी हर एक चीज मेरे दिमाग में एक फोटो की तरह छप चुकी है और ये अपने आप ही अक्सर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं इस सर्च एंड रेस्क्यू के काम को कई सालों से करता आ रहा हूं। मैंने इस काम में बहुत कुछ देखा है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा और कुछ डरा देने वाला। पर आज जब मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं तो मैं अपने अंदर एक बदलाव पाता हूं। मैंने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीख लिया है। किसी गुमशुदा को ढूंढना बहुत ही थका देने वाला काम है, पर इसका इनाम जब आपको मिलता है तो उसकी खुशी भी अलग ही होती है। एक भटके हुए इंसान के चेहरे पर आती हुई मुस्कुराहट और उसके परिवार के चेहरे पर खेलती वो हंसी आपको अंदर से खुशी देती है। मेरा सबसे पहला असाइनमेंट वो था जब मैंने एक खाई में गिरे हुए बच्चे की जान बचाई थी। वो बच्चा 6-7 साल की उम्र का ही था और ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी एक पसली और टांग भी टूट गई थी। पर मुझे कहना होगा कि उस छोटे से बच्चे में दम तो था। इतनी चोटें आने के बाद भी वो जरा भी परेशान नहीं हुआ था और उसने अपना मानसिक संतुलन बनाया हुआ था। पर इस हादसे में कुछ और चीजें थीं
जो सेंस नहीं बना रही थी। मतलब वो हालात नॉर्मल नहीं थे। मतलब जब हमने उस बच्चे को ढूंढा तो उसने हमें कुछ अजीब बातें बताई। वो बच्चा कह रहा था कि एक बहुत बड़े साइज के आदमी ने उसे इस खाई में धक्का देकर गिरा दिया था। वो बच्चा जहां गिरा था उससे करीब 40-50 फीट दूर ही उसका परिवार पिकनिक मना रहा था और उस जगह पर उनके सिवा कोई और नहीं था। कई लोगों ने उसे अलग ले जाकर पूछताछ भी की, पर उस बच्चे की कहानी वैसी की वैसी ही थी। वो एक बहुत ही लंबे चौड़े आदमी की बात कर रहा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। जब हमने उसके परिवार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस बच्चे को अपनी आंखों से लड़खड़ाकर उस खाई में गिरते देखा था। ना तो उस बच्चे को कोई मेंटल इश्यूज हैं और ना ही कोई और परेशानी, पर वो अपनी कहानी से आज तक पलटा नहीं है। बल्कि वो तो उस आदमी से काफी डरा हुआ मालूम पड़ता है। उस बच्चे ने यह भी बताया कि वो काले कपड़े पहना आदमी उस खाई की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगातार उसका पीछा कर रहा था। पर मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां कई लापता हाइकर्स का कोई सुराग नहीं मिलता। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जहां लोग जंगलों में जैसे गायब ही हो गए थे। मतलब उनका कोई सुराग नहीं मिला था। ये ऐसा था जैसे वो वहां कभी गए ही ना हों। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया, पर उन कुत्तों को भी गुमशुदा लोगों की गंध तक नहीं मिली। ये कैसे संभव है मैं नहीं जानता। पर एक बार मेरे एक करीबी कलीग ने मुझे कुछ ऐसा बताया था जो मुझे आज तक परेशान करता है। ये तब की बात है जब मेरी वो कलीग लापता हो गई थी और सर्च टीम्स को उसकी तलाश के लिए जंगल में भेजा गया था। मतलब 8 घंटों की तलाश के बाद वो हमें एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठी मिल गई थी, पर वो रो रही थी। जब उसने रेस्क्यू टीम्स को अपनी तरफ आते देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें वहां से जाने के लिए कह रही थी। जाहिर है कि उन टीम्स ने उस लड़की की बात नहीं मानी और वो उसे लेकर वहां से निकल गए। मेरी दोस्त को कोई बड़ी चोटें तो नहीं आई थी, पर उसके पूरे शरीर पर खरोंचे जाने और रगड़ के निशान थे। मैं उन्हें देखते ही समझ गया था कि ये निशान घसीटे जाने के थे। हमने उससे पूछा कि वो क्यों हमें वहां आने से मना कर रही थी, तो उसने कहा कि वो आसपास ही था और हमें नुकसान पहुंचा सकता था। रेस्क्यू टीम ने पूछा कि वो किसकी बात कर रही थी, जिस पर मेरी दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। उस चीज या जो भी वो था उसके बारे में पूछे जाने पर वो जैसे एक शॉक में चली गई थी। उसे किसी बात का तो सदमा लगा था। हमें कभी एग्जैक्टली तो पता नहीं चल पाया कि वो कौन या फिर क्या था, पर मेरी उस दोस्त के हिसाब से वो जो भी था बहुत बड़ा था और वो जंगल में उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे वहां एक जगह पर पकड़ लिया था और वो उसे जंगल से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। इस हादसे ने मेरी दोस्त को काफी बदल दिया था। जब वो 2 हफ्तों की छुट्टी के बाद काम पर वापस आई तब वो पहले वाली रेंजर नहीं थी। ये काम जो हमें दिन रात करना पड़ता है वो ना तो आसान है और ना ही सुरक्षित। हमें खुद की और अपने स्टाफ की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। मेरा नाम जिम है। अभी मेरी बात सुनने के लिए यह नाम काफी है। मैं एक पार्क रेंजर हूं और मेरी जॉब ज्यादातर नेशनल पार्क्स की पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस में ही बीतती है। मैंने जो चीजें इन पार्क्स में देखी हैं उनके बारे में सिर्फ जानकर ही ज्यादातर लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, और वो काफी हद तक सही भी है। मैं उन्हें इसका दोष नहीं देता, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी बार मैं मौत के मुंह से बचकर निकला हूं, ये छोटी मोटी बातें मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, पर मैंने कुछ तो देखा था।
पहली बार जब मैंने इस ना समझा सकने वाली चीज को देखा था, तब रात के 2 बज रहे थे। मैं एक जवान लड़की की तलाश कर रहा था जो अपने हाइकिंग ग्रुप से अलग होकर भटक गई थी। उसकी उम्र 26-27 के आसपास की रही होगी। मेरे ब्लड हाउंड्स ने उस लड़की की गंध को पकड़ लिया था, जिसके बल पर हम आगे बढ़ रहे थे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमें वो मिली, तब वो मर चुकी थी। पर मेरी परेशानी की असल वजह उसकी मौत नहीं, बल्कि उसकी मौत से जुड़े हालात थे। हमारे साथ जो मेडिकल एग्जामिनर था, उसके मुताबिक उस लड़की को मरे हुए कम से कम 2 हफ्ते हो चुके थे। वो ऐसा उसकी लाश के डीकंपोज होने यानी सड़ने की वजह से बता पा रहे थे। ये कहीं से भी संभव नहीं था, क्योंकि वो आज ही तो जंगल आई थी और उसे गायब हुए 12 घंटों से ज्यादा नहीं हुए थे। यानी उसकी लाश के सड़ने की रफ्तार नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज थी। ये एबनॉर्मल था। पर क्या ऐसा हो भी सकता था? मेरे इस सवाल पर मेडिकल एग्जामिनर का जवाब था नहीं, क्योंकि चाहे लाश किसी की भी हो, उसके सड़ने की रफ्तार को रेफ्रिजरेट करके कम तो किया जा सकता है, पर उसे किसी भी तरह से तेज नहीं किया जा सकता। यह ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे मेडिकल एग्जामिनर ने उस लड़की की लाश पर जब ऑटोप्सी, यानी जिसे आम भाषा में पोस्टमार्टम भी कहते हैं, किया, तो और भी चौंका देने वाली बातें पता लगी। उस लड़की की बॉडी से उसका दायां फेफड़ा और उसका दिल गायब था। उसके ये ऑर्गन्स उसके जिस्म में चीर फाड़ करके निकाले नहीं गए थे, बल्कि वो तो गायब थे, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। उसकी बॉडी पर कहीं भी कटने फटने या काटे जाने के निशान नहीं थे। एक और बात, उसकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जैसे कि लिवर और किडनी वगैरह इस कंडीशन में थे जैसे वो बहुत ही हाई टेम्परेचर के संपर्क में आए हों। मतलब वो झुलस गए थे। उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में हर जगह छोटे छोटे फ्रैक्चर्स भी थे, पर वहां इस तरह के हादसे का कोई सबूत नहीं था जिससे ये पता चलता कि वो वहां गिरकर मरी थी। वैसे भी उसकी बॉडी जिस पोजीशन में थी, ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे वहां लाकर बड़े आराम से रख दिया हो। सर चकराने वाली बात तो ये थी कि जब उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट हमारे पास आई थी, तब वो लड़की इस नाले के आसपास थी ही नहीं, बल्कि जिस जगह पर उसे आखिरी बार देखा गया था, वो इस नाले से करीब 8 किलोमीटर दूर थी। और वैसे भी इस नाले तक पहुंचने के लिए उसे छोटी बड़ी कई पहाड़ियों को पार करना होता। वो ऐसा करती ही क्यों? उसे वहां जाने की क्या पड़ी थी? जो बात मुझे आज भी डराती है, वो ये है कि जब हमने उसे ढूंढा था, तब उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा था। उसकी लाश इतनी सड़ जाने के बावजूद भी हमें उसके चेहरे के भाव बिल्कुल साफ समझ आ गए थे। डर से फटी हुई उसकी वो आंखें, खुला हुआ मुंह और खौफजदा चेहरा। पर वो क्या था जिसे देखकर उसकी ये हालत हुई थी, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। पर यह अकेली कहानी नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह दूसरी कहानी एक आदमी के बारे में है जिसे मैंने नाम दिया है रेड एल्क। यह केस बड़ा ही दिलचस्प था। हमें रिपोर्ट मिली थी कि यह आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए गया हुआ था और अब लापता है। हमें यह भी बताया गया था कि इसमें किसी तरह के अल्कोहल कंजम्पशन या फिर ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं था। हमें कहा गया था कि वो आदमी बस टहलते हुए अपने कैंप से काफी दूर चला गया और रास्ता भटक गया। ये एक टिपिकल गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, पर हम वहां कुछ जांच पड़ताल करते इससे पहले ही हमें एक और रिस्पॉन्स कॉल आ गया। हमें कहा गया था कि हम जहां हैं वहां से कुछ दूर उत्तर दिशा की ओर बढ़ें। इस केस के बारे में एक और अनोखी बात यह है कि उस आदमी रेड एल्क का एक और दोस्त भी इसी बीच लापता हो गया था।
हमारी एक दूसरी टीम जब उस रिस्पॉन्स कॉल पर पहुंची तो उन्हें रेड एल्क के दोस्त की लाश मिली। जिस जगह उस आदमी की लाश मिली थी वहां कुछ पेड़ों के बीच थोड़ी सी खुली जगह थी। उस आदमी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसा कहा जा रहा था कि उसकी मौत ठंड लगने की वजह से हुई हो सकती थी, पर जिस हालत में उसका शरीर था ऐसा लगता तो नहीं था। आमतौर पर जब कोई इंसान ठंड लगने की वजह से मरता है तो उसकी बॉडी फीटल पोजीशन यानी खुद को सिकोड़ने वाली पोजीशन में मिलती है। कुत्ते, बिल्लियां और लगभग सभी जानवर खुद को गर्म रखने के लिए एक जगह पर गोल सा शेप बनाकर बैठ जाते हैं, पर यह आदमी ये बस जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपने कपड़े उतारे हों और जमीन पर गिर पड़ा हो। पर इस आदमी का ये दोस्त, जिसे मैंने रेड एल्क नाम दिया है, वो हमें ज्यादा नहीं बस 10 मीटर दूर ही मिल गया, और वो भी जिंदा नहीं था। पर उसकी लाश तो और भी खराब हालत में थी। रेड एल्क की लाश हमें टुकड़ों में मिली, और टुकड़े भी वो जिन्हें काटा नहीं बल्कि नोचा या फाड़ा गया था। लग रहा था किसी ने बड़ी तसल्ली से उसके शरीर को नोच नोच कर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया था। ये किसी जानवर का काम नहीं था। शिकारी जानवर कभी कभी अपने शिकार के साथ खेलते हैं, पर वो उसे बाद में खा भी जाते हैं। अगर वो नहीं तो कोई लोमड़ी या भालू या फिर गिद्ध और कौवे, पर इस तरह की हैवानियत तो वो भी नहीं करते। उसके जिस्म को जरा भी खाया नहीं गया था। वहां ना तो मक्खियां थीं और ना ही खून की महक। इस केस में सबसे अजीब बात यह थी कि जिस आदमी की लाश हमें टुकड़ों या फिर चीथड़ों में मिली थी, उसके आसपास खून का एक भी धब्बा नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि किसी लाश का इस तरह से मिलना ये तो काफी भयानक और घिनौना होगा, पर ऐसा नहीं है। ये भयानक तो है पर घिनौना नहीं, क्योंकि वहां जरा भी गंदगी नहीं थी, जैसे कि खून, आंतें, दिल, फटे हुए फेफड़े, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी वहां फट सा गया था, बस बिना किसी खून के। वहां ढेर सारा मांस पड़ा हुआ था, पर खून की एक बूंद नहीं थी वहां। इन दोनों ही आदमियों को गुमशुदा हुए 6 घंटों से ज्यादा तो किसी हाल में भी नहीं हुए थे। हम सब क्लूलेस थे, और होते भी क्यों ना। इस केस पर आगे काम करने के लिए हमारे पास कोई सुराग भी तो होना चाहिए था। पर हमारे सुपरवाइजर ने जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाते हुए हमें इस केस से हटा दिया। उसका कहना था कि इस केस को एक स्पेशल ब्रांच हैंडल करेगी, और हमें इस केस के बारे में बात करने तो क्या, सोचने से भी मना कर दिया गया था। हमारे सुपरवाइजर का कहना था कि हम इसे एक बुरा दिन समझकर बस भूल जाएं। हमें किसी के साथ इस केस की डिटेल्स शेयर करने के लिए भी मना किया गया था, और इसीलिए मैंने आपको अपना नाम जिम बताया है। कुछ सालों पहले हमने एक और हाइकर के केस को डील किया था। उसके बारे में उसके परिवार ने बताया था कि वो सुइसाइडल टेंडेंसीज का है, और वो कई बार पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुका था। जब कई घंटों तक उसके घर वालों ने उसे नहीं देखा तो उन्होंने पुलिस को फोन किया, जिन्होंने बाद में हम रेंजर्स को इस बारे में बताया। उसके घर वालों के मुताबिक वो शायद नेशनल पार्क में खुद को खत्म करने ही गया था, पर हमें उसे ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। सिर्फ 4 घंटों में ही हमने उसे ढूंढ लिया, और वो भी जिंदा हालत में। पर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। जब हमने उसे ढूंढा तो वो अपनी जगह पर बैठा रो रहा था। हमें लगा कि शायद उसे मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होगा, या फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होगा। पर उसने हमें जो बताया उससे हमारा पूरा नजरिया ही बदल गया। उस हाइकर ने कहा कि किसी बहुत बड़ी सी चीज ने उसका पीछा किया,
और वो उसे दौड़ाते हुए यहां जंगल के इस कोने तक ले आया। जहां उसे आखिरी बार देखा गया था वो वहां से बस 3 किलोमीटर दूर ही पाया गया था। पर उस लड़के को डर था कि वो बड़ी सी चीज जिसे वो बिग वुल्फ कह रहा था वो पास ही है। रेस्क्यू के बाद जब हमने उस हाइकर की मेंटल हिस्ट्री निकाली तो हमें पता चला कि उसे कई मानसिक बीमारियां हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी वगैरह वगैरह। पर इन सब में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिससे उसे अपने सामने जायंट वुल्फ्स दिखाई देने लगे। और हां, उसने कभी अपनी कहानी बदली नहीं। जब हमने उससे थोड़ा डिटेल्स में जाने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो जायंट वुल्फ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और वो उसे यहां से जाने नहीं दे रहा था। वो चाहता तो उसे एक ही झटके में मार सकता था, पर न जाने क्यों उसने ऐसा नहीं किया। हमने उस लड़के का ब्लड टेस्ट भी किया और उसने कोई ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लिया हुआ था। क्या वो लड़का सच बोल रहा था? मेरा मानना है हां, ऐसा मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। पर क्या सच में जंगल में कोई जायंट वुल्फ है? इसका जवाब है मुझे नहीं पता, पर मैं इस संभावना से इनकार भी नहीं कर सकता।